गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह, मलिकपुरा महावीर इंटर कॉलेज। और कक्षा 11 के में सामान्य आधारित विषय में हम लोगों ने लगभग ग्रामीण विकास का चैप्टर ख़त्म कर लिया है। इसमें पर्यावरण, ग्रामीण विकास, उसके बाद उद्यमता के विकास पे हम आएंगे 11-12 दोनों की बुक से। और 12 में हम लोगों ने पर्यावरण शिक्षा ख़त्म कर लिया है, ग्रामीण विकास को कक्षा 12 किताब से देखेंगे। और चूँकि 11 से ख़त्म करके उसके बाद 12 जून में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग के लिए आसान रहेगा सामान्य आधारित विषय। उसके बाद ट्रेड विषय को हम लोग पढ़ेंगे जुलाई से। तो आइए देखते हैं, इसमें 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं। वनारोपण और ग्रामीण कूड़े कचरे का प्रबंध। तो फॉरेस्टेशन क्या है, वन रोपण क्या है? वन जानते हैं, वन क्या है? ये भारत के करीब 753 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन है आपका। और वन में पहले था, ऋषि तपस्वी लोग रहते थे वन में, और वन का बहुत ही महत्व था। वन से हमारी बात वर्षा भी जुड़ी हुई है, और इसके अंदर ये प्राचीन सभ्यता में भी हमारा रहा। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो वन रोपण से संबंधित सरकार के बहुत से कार्यक्रम हुए, जैसे वन महोत्सव हुआ, वन दिवस सप्ताह हुआ, वृक्षारोपण कार्यक्रम हुए, कृषि वानिकी या फार्म वानिकी हुआ, सामाजिक वानिकी हुआ। वन महोत्सव का प्रारंभ हुआ आपका 1950 में, और उस समय खाद्य मंत्री थे KM मुंशी जी ने इसका उद्घाटन किया, और वनों की तरफ लोगों का विशेष रूप से ध्यान दिलाया कि जो खाली पड़ी भूमि है उसके अंदर वनारोपण किया जाए। और एक पेड़ एक बच्चा का नारा भी यहीं से दिया गया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जीके भी है ये आपका, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून इसी महीने में मनाया गया। और फिर अब जुलाई में आपका वन महोत्सव जुलाई के पहले सप्ताह में ये रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट एक आध क्वेश्चन पूछता है आपसे 1 नंबर में, और 2 नंबर के भी क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो वन महोत्सव क्या है, तो ये मैंने आपको 5 लाइन 10 लाइन लिखने को आता है इसके अंदर। और कृषि वानिकी क्या है या फार्म वानिकी क्या है, तो इसमें आप इसको साधारण रूप से लिख सकते हैं कि कृषक वृक्ष को शत्रु मानता है। वैसे भी कृषि का आरंभ हुआ था तो कृषक का प्रथम शिकार वृक्ष ही था। तो जो किसान थे वो वृक्ष को हटाना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए खेत चाहिए होता है। तो जबकि वन और कृषि एक दूसरे के पूरक होते हैं, बिना वन के खेती भी संभव नहीं है, और पशुपालन भी इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है। तो कृषि वानिकी में अगर आप देखें तो वन वर्धन चारागाह है आपका, इसमें पशु पाले जाते हैं। और वन चारागाह है, इसमें पशु और वन खेती तीनों एक साथ काम होता है। वन चारागाह तंत्र इसे कहेंगे। और उसके बाद इसमें देखिए, अगर कृषि और वन और खेती ये तीनों एक तरह से जुड़े हुए हैं। और वृक्ष का भी आकार इस तरह से रखा जाता है जिसमें प्रकार, जल और पोषण की स्पर्धा को कम करे। तो कृषि वानिकी में कुछ उद्योग से भी इनसे जुड़े रहते हैं। और इसको मैं पेज में भी देता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करें। इसमें अगर आप सामाजिक वानिकी देखें तो समाज सेवा के उद्देश्य से किए जाने वाले जो कार्य होते हैं वनीकरण में, ये कार्य हैं ये। और इसमें आप ऐसी विधि है ये, इसके लिए हम ईंधन की लकड़ी इससे लेते हैं, श्वास के लिए ऑक्सीजन संबंधित चीज़ों को इसके अंदर हम बनाते हैं और पेड़ लगाते हैं। 1989 में विश्व बैंक की सहायता से के सामाजिक वानिकी का शुभारंभ हुआ। इसकी आवश्यकता और उद्देश्य देखें तो आप वृक्षारोपण से आप जो है मृदा अपरदन की समस्या कम हो जाती है, जो कटाव होता है, और इसके द्वारा बेरोजगार को रोजगार भी मिलता है, क्योंकि कच्चा माल फैक्ट्रियों को जाता है, और ग्रामीणों की चारा की समस्या भी इससे हल होती है। सामाजिक वानिकी के प्रमुख कार्य वही होते हैं कि रेलवे लाइन के दोनों तरफ वृक्षारोपण करना, दोनों ओर घनी वृक्षावली लगाना, सुरक्षा पट्टियाँ लगाना, और गांव के आसपास राजमार्गों में
यात्री के विश्राम स्थल के लिए नया वृक्षारोपण करना। तो सामाजिक मतलब समाज से जुड़ा हुआ जो वन आप लगाते हैं या पेड़ पौधे लगाते हैं, वो नदियों और झरनों के किनारे इसको लगाते हैं हम। भूमि संरक्षण के लिए भी इसका इस सामाजिक वन के सामाजिक वन लगाते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं आप इसे। और इसके साथ इस योजना का इसमें आप देखें तो पेड़ लगाने के स्थल अगर आप देखें तो नगर में आप आएँ तो नगर में देखिए सार्वजनिक स्थान होता है, अपने घर के पिछवाड़े आंगन में चारों ओर इधर उधर। और गांव में अगर आप जाएं तो घर के बाड़े में, कुएं या अन्यत्र जलाशय के पास, मंदिर के पास। तो ये मुख्य रूप से पेड़ लगाने के स्थान होते हैं। कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी में अंतर अगर आप देखें तो कृषि वानिकी कार्यक्रम सीमित दायरे में आता है, और जबकि सामाजिक वानिकी का जो है ये मतलब इसका क्षेत्र फैला हुआ है। और इसमें वनारोपण का पर्यावरण पे अगर हम प्रभाव देखें तो वन से हमारा बाढ़ों पर नियंत्रण होता है, जल प्रदूषण पर नियंत्रण होता है, मौसम में परिवर्तन पर नियंत्रण होता है, वायु प्रदूषण कम होता है। तो बहुत से हैं, बाढ़ों पर नियंत्रण होता है, मृदा का प्रदूषण, तापमान में भी आपका, और तेज़ आंधी की गति को कम करने के लिए भी, और वायु का शुद्धिकरण करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। और वनों के प्रकार अगर आप देखें तो आप हाई स्कूल में पढ़े हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं। इस प्रकार के वन जो है आपका 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और उसके बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क वन होते हैं, ये 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र प्रदेशों में पाए जाते हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसको देखा जा सकता है। मरुस्थलीय, अर्ध मरुस्थलीय, पर्वतीय वन, पर्वतों पर पाए जाने वाले। अक्सर पूछता है अल्पाइन वन क्या होते हैं। ये पूर्ण कोणधारी वन हैं, ये हिमालय पर 2400 मीटर ऊंचाई पर मिलते हैं। ये अल्पाइन वन इसे कहते हैं हम। समुद्र तटीय वन होते हैं जो समुद्र के किनारे रहते हैं, इसमें कहीं कहीं सदाबहार वन भी मिल जाते हैं। नदी तट के वन होते हैं। तो कई तरह के वनों के प्रकार हैं, आपसे पूछ सकता है। और वनों का प्रत्यक्ष लाभ आप जान ही रहे हैं कि इसके अंदर लकड़ी मिलेगी आपको, अन्य वस्तुओं की औषधियाँ मिलेंगी, भूमि का उपजाऊपन होगा, कटाव कम होगा, रोजगार की प्राप्ति होगी, विदेशी मुद्रा भी मिलती है, बाढ़ की रोकथाम होती है, रेगिस्तान बढ़ने पर भी रोक लगता है। 2 नंबर के सवाल में अक्सर आपसे 5 लाइन 10 लाइन पूछता है, तो वो 5-10 लाइन आप यहाँ सामाजिक वन से आपका क्या है महत्व समझते हैं। तो वन विकास की उस प्रणाली जिसके द्वारा समुदाय की, जो आपका समुदाय है उसका आर्थिक सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और जो है वन का रोपण किया जाए। जैसे आंगन में पेड़ लगाना, नदी के किनारे, कुएं के पास पेड़ लगाना, ये इससे आपका सामाजिक वन तात्पर्य है। और वन के 4 प्रत्यक्ष लाभ आप बता दीजिए। तो वन के निकटवर्ती स्थान जो है बहुत है, वन से वर्षा आकर्षित होती है और लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, बाढ़ पर नियंत्रण होता है। पर्यावरण को वन से किस प्रकार संतुलित करेंगे, सीधी सी बात है, वही उत्तर आएगा आपका। पर्यावरण से जो है आपका वन जो है आपका जल प्रदूषण को रोकेगा, वायु प्रदूषण को रोकेगा, और कब मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, कटाव को रोकेगा। कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी में अंतर बता दीजिए। तो कृषि वानिकी कृषि भूमि पर खाली पड़ी हुई जो आपकी मिट्टी है या भूमि है वहाँ जो लगाते हैं वो कृषि वानिकी होती है, जिससे किसान अपने परिवार के लिए ईंधन, चारे, लकड़ी का काम करता है। और सामाजिक वानिकी ये होती है कि पूरे गांव को आप ले लीजिए, और जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत होती है, स्कूल है और कुआं है या रोड का किनारा है, तो वहाँ पे जो आप पेड़ लगाते हैं वो सामाजिक वानिकी में आ जाता है। और इसके अंदर और भी छोटे सवाल होते हैं। वन महोत्सव क्या है, तो वही 1950 में इसका तत्कालीन स्वर्गीय KM मुंशी ने इसका उद्घाटन किया, और वन महोत्सव का। और रेलवे, नहरों के किनारे, भूमि, स्कूल, कॉलेजों में उचित स्थान पर वृक्ष लगाए गए। दूसरा चैप्टर आता है हमारा ग्रामीण कूड़े कचरे का पुनः उपयोग।
तो ग्रामीण कूड़े कचरे का तो अर्थ क्या है, जो कि जैसे सब्जी के छिलके हैं, पुराने अखबार की रद्दी हैं, खाली बोतलें हैं, पॉलीथीन बैग है, इसको निकाल के हम लोग फेंक देते हैं, तो ऐसे पदार्थों को कूड़ा कचरा कहा जाता है। क्योंकि इनका काम कुछ होता नहीं, तो ये घर के बाहर फेंक दिए जाते हैं और प्रतिदिन एकत्रित हो जाते हैं, तो इनको जो है एक जगह कहीं रख दिया जाता है। लेकिन इसकी सड़न से मलेरिया, पीलिया, हैजा इस तरह के संक्रामक जो है रोग पैदा हो जाते हैं। तो इनका पर्यावरण पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ता है। तो अगर इनका वर्गीकरण करें तो आप घरेलू जो आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं, व्यापारिक आपका जो है मेला वेला कहीं लगता है तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर कूड़ा कचरा फैल जाता है। और इस तरह से मल मूत्र से भी संबंधित कूड़ा कचरा होता है, कृषि से संबंधित भी होता है। और ग्रामीण कूड़े कचरे का मुख्य स्रोत आप देखेंगे तो घरेलू कचरा होता है, पशुओं द्वारा जो मल मूत्र है वो आपका कचरा होता है, रासायनिक पदार्थों का कचरा होता है। अन्य स्रोत में जो आप चूहे मच्छरों मक्खियों को दवा मारते हैं तो चूहे यहीं से उठा के बाहर फेंक दिए जाते हैं। आप तरह मतलब इसी तरह के कुत्ता बिल्ली और भी होते हैं, ये भी आपके हैं आपका। तो इनका स्वच्छता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सीधी बात है, ये संक्रामक रोग फैलाएंगे और इससे जो है हवा से उड़कर ये आदमियों के पास जाएगा तो उल्टी दस्त वगैरह ये सारी बीमारियां फैलेंगी। और इनको रोकने का उपाय क्या है कि आप इस कूड़ा कचरा को उठा के, एक विकट समस्या है, एक चुनौती भी है हमारे लिए, तो इसका जो उपाय वही है कि गहरे गड्ढों में इसको भर दीजिए और कूड़े कचरे को जलाने से जला के आप इसका जो है इसके जलाने से ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। जैसे कि हमारी धान की भूसी है, उसको जला के हम जो है बिजली बनाते हैं। गहरे गड्ढों में भर देने से इनका जो है ये एक तरह से ख़त्म हो जाते हैं। और खाद भी इससे हम तैयार करते हैं, जैसे पत्तियों से, पौधों के अवशेष से, सब्जियों के छिलके से। इनको अगर हम दबा के रखें, जैसे आजकल गांव में घोरा वगैरह भी होता है, वहाँ फेंका जाता है, तो इससे हम खाद भी तैयार कर सकते हैं। और कंपोस्ट बनाना, तो कंपोस्ट तो ये आराम से हर आदमी जानता है कि कंपोस्ट खाद का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये कूड़े कचरे से नहीं, ये पशुओं के मल मूत्र से बनती है। इससे हम बढ़िया कंपोस्ट खाद बनाते हैं। और इसकी एक रासायनिक प्रक्रिया भी होती है कि कागज़ की जैसे लुगदी हुई, प्लास्टिक बनाना, धातु का छीलन का उपयोग करना, ये सब चीज़ें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हम इसको बना लेते हैं। प्लास्टिक को हम पुनः रिसाइकिल कर लेते हैं। और कंपोस्ट बनाना, कंपोस्ट भी बनाते हैं। विद्युत उत्पादन में भी जैसे पराली है या अरहर का डाठा है और आपका धान की भूसी का छिलका है, उससे हम बिजली भी बना लेते हैं। तो इनका पुनः उपयोग भी हम कर सकते हैं। बायोगैस क्या है, बायो ऊर्जा क्या है, तो बायो मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो अर्थात जीव और गैस अर्थात उससे निकलने वाला गैस। तो पशुओं के गोबर से व मलमूत्र से पौधों के कूड़े कचरों को एक जगह इकट्ठित कर कर इन्हें सड़ाकर उत्पन्न किए जाते हैं, तो ये बायोगैस कहलाते हैं। और इसके पर हमें गोबर गैस संयंत्र भी हमारे गांव में पहले, अब भी है और पहले भी था। तो इससे हम इसमें देखिए डिगेसर एक टैंक होता है, मिक्सर टैंक होता है और यहाँ से गैस स्टोरेज गैस निकलती है, तो ये हमें बाहर निकलती इसमें से जाता है। गोबर गैस संयंत्र का सबसे बड़ा, सर्वप्रथम एक बड़ा टैंक बनाया जाता है, गोबर उसमें भरकर पानी डाला जाता है, अच्छी तरह से मिलाया जाता है, फिर ऊपर ढक्कन भली बात ढक दिया जाता है। हिलाने से गोबर उत्तेजित होता है और इस क्रिया को करने से एक प्रकार की गैस बनती है जिसे गोबर गैस कहते हैं। और ये रसोइयों तक पहुंचाते हैं, इससे बिजली भी जलाई जाती है। और जब गैस समाप्त हो जाती है तो गोबर एक बहुत बढ़िया खाद बन जाती है। तो गोबर गैस का महत्व ये है कि प्रदूषण की समस्या भी ख़त्म होती है, आपकी बढ़िया खाद की भी आपको प्राप्ति होती है, वनों का संरक्षण भी होता है, धुआं नहीं होता, आँख के रोगों से मुक्ति भी मिलती है। यहाँ पर आभासी प्रश्न में अगर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आप देखें तो अनुपयोगी वस्तुओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता पर क्या प्रभाव पड़ता है। सीधी बात है कि अनुपयोगी वस्तुएं जो रहेंगी, धूप पाएंगी, गर्मी पाएंगी, वर्षा पाएंगी, तो ये सड़कर वायु में फैलती हैं तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। अब मक्खियाँ मच्छर इस पर बैठेंगे तो वे कहीं और जाके आपके घर में बैठेंगे तो संक्रामक रोग बनाएंगे। तो ऊर्जा संकट समाप्त करने के लिए गोबर प्लांट का क्या महत्व है, बहुत ही महत्व है। करीब 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है, कृषि उनका मुख्य साधन है। पशुपालन के साथ अगर ये काम करते हैं तो ऊर्जा संकट में
इसका बहुत ही महत्व है और इससे हम कुछ हद तक ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। और कंपोस्ट खाद का निर्माण कैसे होता है मैंने आपको अभी बताया छात्रों, और ये यहीं पर ख़त्म होता है। उसके बाद उद्यमता का विकास आता है। इसके अंदर 7-8 चैप्टर हैं जिसके अंदर आपको मैं बताऊंगा क्या चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है उसके अंदर। लेकिन ग्रामीण विकास तो एक साधारण सी चीज़ है, इसमें मैं हिंट दे दे रहा हूँ आपको बस, तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए पढ़ने से अध्ययन से बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। क्लास चूँकि है नहीं इसलिए सामने आमना सामना बहुत कम हो पाता है, हो रहा है इस समय वर्तमान में। लेकिन अगर आप ये वीडियो पढ़ के इसके कंटेंट्स आप समझेंगे तो ज़रूर मैं इसको आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। मेनी मेनी थैंक्स। आज के लिए इतना ही। और समान आधारित विषय हम लोग ग्रामीण विकास का कक्षा 12 की किताब से लेंगे कि उसके अंदर 5-6 चैप्टरों में क्या है, तो उसको समझ लेंगे। उसके बाद ये खंड का आपका ख़त्म हो जाएगा। उद्यमता का विकास 12 का हम ख़त्म कर चुके हैं और पूरा नहीं ख़त्म किए हैं, एक चैप्टर है। उसके बाद फिर 11 से इसको लेंगे। पहले हम लोग ग्रामीण विकास 12 के क्लास से उठाएंगे कि उसके अंदर क्या है, ताकि आपका पूरा 11-12 का कोर्स कंप्लीट हो जाए। हमेशा इसमें आप देखिए आता है वही 2 नंबर 1 नंबर, और 2 नंबर में 5 लाइन 10 लाइन लिखना, और उसके बाद जो इसमें एक बड़ा प्रश्न हो जाता है तो उसमें आपको 3 पेज लिखना पड़ता है, तो इस 250 शब्द कह लीजिए। तो यही इस पेपर का है इम्पोर्टेंट। और इसके मैंने आपको पेपर भी दिए हैं पिछले साल के, ग्रुप में हैं, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेनी मेनी थैंक्स। कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा। और टेलीफोनिक आप हमसे संपर्क में रहते हैं, संपर्क में रहिए। और सीधे जुलाई में देखते हैं आप लोग अपना एडमिशन्स, और क्लास 11 के बच्चे 12 में जाएंगे, उसको हम लोग कवर करेंगे। और वहाँ भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड आप पूछना चाहेंगे तो आप बताया जाएगा। मेनी मेनी थैंक्स। और कोरोना से थोड़ा बच के रहें।